डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी रिम्स रांची से हूँ। और मुझे यहाँ पर डॉक्टर न्यूरोलॉजी के डॉक्टर जो हेड हैं अनंत कुमार राय सर और न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर विवेक झा सर ने बुलाया। ये बताइए रिम्स रांची रिम्स पटना इसके दरमियान ये देखिए एम्स पटना और जो रिम्स रांची है ये दोनों ही एक रूप से रिम्स रांची तो बहुत ही पुरानी संस्था है। इसमें कि मान के चलिए कि 1959 में इसका मतलब जो है वो बना था और ये एम्स पटना तो अभी हाल फिलहाल का ही है। तो इसके दोनों में अभी कंपेयर करना बहुत मुश्किल होगा। बट बात है कि एम्स इवन रिम्स रांची में भी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है। हम लोग जब SGPGI लखनऊ से और एम्स से अगर डिग्री वगैरह पढ़ाई लिखाई कर जब वापस अपने शहर आए तब हम लोगों ने वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना की 2019। अभी जैसे आज ये सब्जेक्ट चल रहा है ब्रेन स्ट्रोक, तो क्या तो कहना चाहिए ब्रेन स्ट्रोक के बारे में? सबसे पहला मैं यही कहना चाहूँगा और लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको कभी भी कोई भी इस तरह का लक्षण पता चले, जैसा कि बाकी डॉक्टर साहबों ने बताया कि जैसे कि अचानक से आपको अगर जुबान लड़खड़ाने लगे या मुंह में तिरछापन या टेढ़ापन आने लगे या अचानक से एक हाथ पैर सुन्न होने लगे या एक हाथ पैर में कमी, पावर में कमी आने लगे, ताकत में कमी आने लगे या बैलेंस आपका गड़बड़ाने लगे, तो इस तरह के कोई भी लक्षण अगर हों तो जल्दी से जल्दी आप मतलब जो हॉस्पिटल जाने के लिए कोशिश करना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाने की कोशिश करनी है। इस बीच में जैसा आपने बताया कोई दवा अपने मन से कुछ भी नहीं देना, सिर्फ और BP तो एक बार अगर चेक कर सकते तो घर में चेक कर लेना, लेकिन BP चेक करने के बावजूद भी कोई भी दवा देनी नहीं है। एक्चुअली कई बार अगर मान लीजिए गलती से अगर वो भगवान ना करे ऐसा हो, अगर मान के चलिए कि अगर ब्रेन हेमरेज CT स्कैन अगर निकलता है, कई बार छोटे छोटे हेमरेज होते हैं जिसमें कि लक्षण बिल्कुल इस्चेमिक स्ट्रोक की तरफ है, तो उस मामले में वो इस्चेमिक जो हेमरेजिक स्ट्रोक है वो और फैल जाएगा, जो खून का क्लॉट जो बना है, जो ब्रेन का हेमरेज हुआ है वो और बढ़ सकता है। इसलिए ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं देना है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आने की चेष्टा करनी है। BP अपना ना करना, लेकिन BP की दवाई भी नहीं देनी नहीं, क्योंकि BP की दवा भी बहुत कम ही मामलों में देना पड़ता है, क्योंकि शुरुआती कुछ समय में इस्चेमिक स्ट्रोक जो कि बहुत ही कॉमन होता है 80 to 85%, उसमें जब तक BP 220 से अगर ऊपर ना चला जाए तब तक तो ट्रीटमेंट नहीं करते। अगर वो 4.5 घंटे के अंदर नहीं आया है, अगर 4.5 घंटे के अंदर आया है तब हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है और उसको 185 से 110 के नीचे लाना पड़ता है। जाने में अगर बीच में कितने घंटे का दौरान इतना जल्दी से जल्दी, जैसे होता क्या है लोग ये समझते हैं अरे कुछ नहीं, गाँव में बहुत सारी समस्या होती है, गाड़ी की समस्या होती है, रोड अच्छा नहीं है, गाड़ी अच्छी नहीं मिल पाती। कोशिश यही करना चाहिए कि जितना मिनिमम टाइम में पहुंच सके। 4.5 घंटे का गोल्डन पीरियड जरूर बताया गया है, लेकिन आजकल के समय में MRI इमेजिंग और डिफरेंट सिटी इमेजिंग आ गई है, जिससे कि हम इस चीज़ को आधा 24 घंटे तक भी पहुँचा सकते हैं। कल ही हमारे यहाँ पर डिस्कशन हुआ कि न्यू इंडियन जर्नल ऑफ मेडिसिन में कुछ पेपर पब्लिश हुए, इसमें बताया गया चाइनीज लोगों के द्वारा कि इवन हम लोग अगर 24 घंटे के अंदर तक भी वो दवा अगर पेशेंट को दे देते हैं सिलेक्टेड केसेस में तो वो फायदा कर जाती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंच जाना है। अगर उसके बाद भी अगर मान लीजिए कि रूरल एरिया में मरीज है और बहुत देर से पहुंचता है, एक दिन बाद ही पहुंचता है, तब भी अगर हम अच्छे से उसका टेम्परेचर का अगर अच्छे से चेक करें, अच्छे से उसका अगर ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हुए उसका ट्रीटमेंट करें गाइडलाइंस के अनुसार, अगर उसकी शुगर को अच्छे से देखें और शुगर का ट्रीटमेंट करें, या उसको अगर मान लीजिए कि अगर वो निगलने की दिक्कत, हर पेशेंट को निगलने की समस्या आती है और कमजोरी आने सबसे पहला इंसान क्या काम करता है? खाना खिलाना, तभी तो ताकत आएगी, लेकिन वो खाना खिलाना सबसे बड़ा रिस्की काम है। मुँह से कुछ भी नहीं लेना है जब तक कि डॉक्टर्स या नर्सेस ये ना बता दें कि आपका मरीज खाने के लायक है। तो पहले 3 से 7 दिनों 10 दिनों तक अगर ये मुँह से खाने की समस्या अगर दूर हो जाती है तो 30% हम लोग उसी समय विजय पा लेते हैं मौत से, क्योंकि एस्पिरेशन मॉर्टिलिटी 30% से 38 तिहाई पर मरीज बच जाते हैं इस डिजीज से। तो इसीलिए शुरुआत में मुँह से कुछ भी खाना नहीं लेना है, पहले 3 दिनों तक तो बिल्कुल नहीं देना है, और जब तक डॉक्टर्स ना बताएं तब तक मुँह से कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसमें कि पेशेंट को किस तरह
से मिटाएं। तो कुल मिला के जो एहतियात बरतने कहीं हम लोग 47 घंटे के अंदर पहुंच 4.5 घंटे का है। 4.5 घंटे नहीं, ऐसा नहीं है, 24 घंटे तक भी अगर मरीज आ जाता है या उसके बाद भी आता है, हॉस्पिटल में उसका केयर बेस्ट से बेस्ट होता है। क्योंकि वैक लोगों के चक्कर में आने से क्या होता है, इस्चेमिक स्ट्रोक का इलाज, एलर्जिक स्ट्रोक हो जाएगा, एलर्जिक स्ट्रोक का इलाज, इस्चेमिक स्ट्रोक हो जाएगा, और भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फ्लूइड का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगा, ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगा, जो ब्रेन में प्रेशर बढ़ गया उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं होगा। तो सिर्फ थ्रोम्बोलाइसिस ही इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट मल्टीफोल्ड है। उसके लिए 50 चीज़ें हैं जिसमें, और वो सिर्फ हॉस्पिटल में आने के बाद ही पॉसिबल है। इसलिए शुरुआती कुछ दिन उसको हॉस्पिटल में ही गुजारने पड़ते हैं, और वो बहुत ही जरूरी है। रिम्स में एम्स के लिए हमारे पूरी मीडिया टीम का बहुत आपका भी शुक्रिया हमें चैनल पे बुलाने के लिए। थैंक यू।